सो हेलो एवरीवन। सो टुडे आज एक नई चीज़ को हम शुरू करते हैं। वो ये है कि हम अब से डेली फूड के रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी न्यूज़पेपर में उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने का एक रीज़न ये है कि इफ़ you are a student, then most of the students does not know about the food regulations at all. और इवन जो फूड प्रोफेशनल्स हैं वो भी फूड रेगुलेशंस को नहीं जानते हैं बहुत हद तक। एंड जो करंट अफेयर्स हैं उसका तो फिर क्या ही कहें। सो एज अ यंग फूड टेक्नोलॉजिस्ट, it is very much important for us to know about the developments that is going on in the food sector. ठीक है, और इसके रीज़न भी है कि मैं अभी फूड न्यूज़ के बारे में क्यों जिक्र कर रहा हूँ। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट इट विल हेल्प अस टू अपडेट आवर करंट अफेयर्स। सो अभी जो बहुत से एग्ज़ाम हैं फूड रिलेटेड उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट it will help us to update about the issues that is going on in the food sector. और एक दूसरी चीज़ भी आप समझिए कि जो इकोनॉमी में जो चेंजेस हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, जैसे फ्यूल प्राइसेस का काफ़ी ज़्यादा बढ़ना, देन हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द फूड इंडस्ट्री, इंडियन फूड इंडस्ट्री. So as a food technologist, if we are working in a food industry, then it is very much important for us to know about so how it is going to affect us. And the recent हाइक इन द एडिबल ऑयल प्राइसेस. सो एडिबल ऑयल प्राइसेस का जो इतना हाइक हुआ वो किस वजह से था, और फिर बाद में क्यों, मतलब एडिबल ऑयल प्राइसेस के जो प्राइसेस हैं वो क्यों फिर से सही हो गए. सो हाउ इट वाज गोइंग ऑन. सो एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इंटरसेक्टोरल इश्यूज़. इंटरसेक्टोरल इश्यूज़ की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को लेकर कोई डिसीज़न लेती है, सो हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट टू द इंडियन फूड इंडस्ट्री एंड टू द ग्लोबल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एज वेल. सो इस तरह की चीज़ें हमें समझनी चाहिए. एंड ऑल्सो द R&D एंड बिजनेस डिसीजंस. इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि अगर आप सपोज़ R&D में काम कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, सो आपको इससे ये मदद मिलेगी कि आप अपनी रिसर्च में और क्या क्या कर सकते हैं. सपोज़ अभी मैं आपको एक न्यूज़ दिखाऊंगा मिलेट्स को लेकर. मिलेट्स यानी ये जो मोटा अनाज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे आपको मदद मिलेगी कि भाई आगे रिसर्च में अगर आप सीरियल प्रोडक्ट्स पे काम कर भी रहे हैं, सो मिलेट्स को लेकर आप किस तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं. राइट. एंड एक और मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा जो कॉफ़ी को लेकर है. ठीक है, कॉफ़ी प्लांटेशन को लेकर. सो उससे आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी अगर कंपनी है जो कॉफ़ी प्रोडक्शन को लेकर काम कर रही है या फिर कॉफ़ी को प्रोसेस कर रही है, देन हाउ दिस न्यूज़ इज़ गोइंग टू अफेक्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी. I believe that it will affect, but let's see the news, today's news, right? So this is the today's food news, that is the 7th September 2022. So the first news will be G20 Sherpas discuss food security. The second will be Mother Dairy soon to launch table butter. The third will be millet export. Fourth is FSSAI warns officials. And the fifth is declining prices of coffee. So the first news is on day 3, G20 Sherpas discuss food security promoting fuel and fertilizer subsidies. तो G20 की मीटिंग हुई. G20 एक तरह का ग्रुप है, विश्व के बड़े बड़े देशों का एक ग्रुप है जिसमें 20 देश आते हैं, जिसमें से भारत एक देश है. इन्होंने मिलकर एक डिस्कशन किया. काफ़ी दिनों की ये मीटिंग होती है, जिसमें से आज के दिन ये जो कल के दिन जो डिस्कशन हुआ था वो था डिस्ट्रप्शन और प्रमोशन के ऊपर ऑफ द फूड सिक्योरिटी. ये जो फूड सिक्योरिटी है जो डिस्टर्ब हो रही है या डिस्टर्ब हुई है उस चीज़ को लेकर डिस्कस किया और किस तरीके से फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी. सो फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी होती है फूड का सही जगह पर सही लोगों को अफोर्डेबल रेट्स में उपलब्ध होना. सो राइट प्लेस पर right persons at affordable prices.
So this is the simplest definition that I can give you. It is the availability of food at right place to the right people at affordable prices. ठीक है, इस तरह का इशू आपको याद हो, कोविड जब आया था तब उस दौरान भी इस तरह का इशू भारत में बना था। ठीक है, उस समय अफोर्डेबल प्राइसेस पर फूड अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो फूड सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी बातें हो रही थी। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पर फिर से हम G20 के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि स्ट्रेंथनिंग एंड एनहेंसिंग द मैंडेट एंड रिसोर्सेज ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, यानी ये जो बैंक्स हैं इनको डेवलप करने की बात की जा रही है, बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने की बात की जा रही है। ठीक है, और जो WTO है उसको रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। WTO को रिफॉर्म करने की बात क्यों की जा रही है? WTO एक तरह की संस्था है जो विश्व भर में जितना भी व्यापार होता है उसको एक तरीके से ये रेगुलेट करता है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन अचीविंग ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंक्लूडिंग फॉर हार्ड टू अबेट सेक्टर्स एंड रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म फॉर ग्रेटर पीस एंड हार्मनी। सो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा गया है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सही समय पर लोन मिल सके। अब जब एग्रीकल्चर सेक्टर को सही समय पर लोन मिलेगा तो उस पैसे का सही से यूटिलाइज होगा और किसान जो है अपने खेतों में उसका सही से यूटिलाइज कर सकेंगे और फाइनली जो है आउटपुट काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस हो सकेगा। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर बात की गई है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ मदर डेयरी टू टेबल बटर मेक इट हॉट फॉर अमूल। अब यहाँ पर क्या ये बता रहे हैं कि अभी तक जो मदर डेयरी कंपनी थी वो रेगुलर लिक्विड मिल्क में, आइसक्रीम में और योगर्ट और फ्लेवर्ड मिल्क में काम कर रही थी, और अभी ये कंपनी जो है अभी आ रही है टेबल बटर में। और ये जो मदर डेयरी कंपनी है NDDB की एक सब्सिडियरी यूनिट है, और अभी ये अपना एक बटर और अभी ये अपना बटर लॉन्च करने जा रही है। ठीक है, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज गोयल एक्सॉर्ट्स एक्सपोर्ट्स टू लुक एट न्यूअर मार्केट्स फॉर मिलेट्स। अब मिलेट्स क्या होता है? एक तरह का मोटा अनाज होता है। ठीक है, जैसे ज्वार, बाजरा। ठीक है, तो इन तो मिलेट्स को नई मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जो एपिडा है वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है एक्सपोर्टर्स की। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है कि जो एपिडा है वो इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। एपिडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड और ये है कि जो मिलेट्स है उसका जो एक्सपोर्ट है उसका बढ़ रहा है। अभी हम ये चाह रहे हैं कि एक नई जो नए मार्केट्स हैं उसमें भी एक्सपोर्ट किया जाए इंडियन मिलेट्स का। सो द न्यूज़ इज़ दैट वी गॉट सीरियस इंक्वायरीज फ्रॉम द US, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो इन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किए जाने की बात की जा रही है मिलेट्स को। तो US जो है वहाँ पर सोयाबीन बहुत तादाद में प्रोड्यूस किया जाता है, सोयाबीन। एंड द इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या होता है कि मिलेट्स की के लिए पर्याप्त ज्योग्राफिकल कंडीशंस नहीं है, इसलिए वहाँ से इंपोर्ट किए जाने की बात की जा रही है। क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं इनका लैंड मास बहुत कम है, और जो मिलेट्स के लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर होती हैं या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इट रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर की बहुत कम ज़रूरत होती है इनको। और क्योंकि वाटर की बहुत कम ज़रूरत होती है इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है टू पंप द वाटर फ्रॉम रिवर और सम पॉन्ड्स टू द फार्म लैंड्स, इट इज़ वेरी लेस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन भी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में अगर मिलेट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है तो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है वो भी सेव होंगे और इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज भी सेव होंगे। एंड द अदर थिंग इज़ दैट कैन वेरी वेल सस्टेन इन द ड्रॉट कंडीशंस एज वेल। तो ड्रॉट कंडीशंस में भी जो मिलेट क्रॉप्स है वो सस्टेन कर जाती हैं। ठीक है, ड्रॉट कंडीशंस हो गई, और अगर सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब है तब भी ये मिलेट
जो है सस्टेन कर जाती है। तो इसलिए मिलेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और ऐसा किया जा रहा है कि जो रिसर्च है उस पर अधिक से अधिक फोकस किया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो रेडी टू कुक मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर, और ज्वार बाजरा रेडी टू ईट रोटी इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी चीज़ें ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वो क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप टू बूस्ट मिलेट एक्सपोर्ट एंड द गवर्नमेंट हैज़ सेट ए टारगेट ऑफ $100 मिलियन इन 2 to 3 years फ्रॉम द करंट $15 मिलियन। तो इस बात से एक ये चीज़ तो स्पष्ट होती है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है मिलेट्स को लेकर, तो ऐसे में अगर आप लोग सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट्स कोई डेवलप करना चाहते हो देन द मिलेट्स वुड बी अ गुड आइडिया। तो मिलेट्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो अगर बेकरी प्रोडक्ट्स कोई डेवलप कर रहे हो या बेवरेज प्रोडक्ट कोई डेवलप कर रहे हो, सीरियल बेस्ड बेवरेज प्रोडक्ट, देन मिलेट्स वुड बी अ गुड आइडिया। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज FSSAI वार्न्स ऑफिशियल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अनरीजनेबल एक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी एक्शन ले रहे हो, अपनी मन मर्जी से कुछ भी एक्शन ले रहे हो और जिसका ना कोई आधार है, अनरीजनेबल एक्शन। ठीक है, अनरीजनेबल यानी जिसका कोई कारण नहीं है। तो FSSAI ने क्या कहा? FSSAI फॉलोज इट्स हायरार्की। FSSAI सबसे पहले गई किसके पास? एक लेटर लिखा, मतलब सभी को लेटर लिखा, स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर्स और रीजनल डायरेक्टर्स को लेटर लिखा कि भाई आपके यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, because some officials have been found taking arbitrary actions. So जो कुछ एक ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं कि फूड प्रोडक्ट्स को बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड पर सीज कर लेते हैं। एक तो ये बात हुई। अब बात ये आती है कि सीज क्या कर नहीं सकते? सीज कर सकते हैं डेफिनेटली, बट FSSAI के पास कंप्लेंट ये है कि माइनर वायलेशंस के केस में या बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड्स के केस में भी जो फूड है उसको सीज किया जा रहा है कुछ एक ऑफिशियल्स द्वारा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ऑफिशियल्स हैं दे मे बी अनट्रेन्ड। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं ये अनट्रेन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए FSSAI ने ये कहा है कि जितने भी फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हैं उनको ये कहा है कि इस चीज़ को आप इंश्योर करिए कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्रेन हो उन प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। इसलिए प्रोसीजर को आप फॉलो करो, अपने मन से एक्शन मत लो। ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, यू कैन नॉट टेक एक्शन आर्बिट्रेरी। जिससे क्या होगा कि जो अननेसेसरी कंप्लेंट्स आ रही हैं FSSAI के पास उनमें कमी आएगी और लिटिगेशन बाय फूड बिजनेस ऑपरेटर्स या एसोसिएशंस द्वारा जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 38 ये कहता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल्स ऑफ एनी फूड प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन और सीज एनी फूड प्रोडक्ट दैट अपीयर। यहाँ पे ये वर्ड अपीयर लिखा गया है, तो अपीयर का मतलब ये हो गया यहाँ पर या तो कोई ना कोई फिजिकल इसकी अपीयरेंस हो गई या फिर केमिकली अगर आपको लग रहा है कि वो अडल्ट्रेंट है उसमें, तब उस केस में आप सीज कर सकते हो। बट यहाँ पर FSSAI ने जब कमिश्नर्स को लेटर लिखा तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वो अपने बिलीफ के आधार पर डिसीज़न ले रहे हैं, यानी उनको जब लगता है तब वो डिसीज़न लेते हैं बिना किसी ऑब्जेक्टिव पॉइंट को कंसिडर किए, बिना प्रोसीजर को फॉलो किए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान देना कि इस न्यूज़ को हम अब कहीं ना कहीं इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था CBT2 FSSAI का टेक्निकल ऑफिसर और CFSO का, सो इन दैट सिचुएशन अगर आपके सामने एक सिचुएशन रख दी जाए कि आपके कुछ ऑफिशियल्स हैं FSSAI के जो इस तरह के गलत एक्शन ले रहे हैं, तो उनको किस तरीके से डील किया जाए। तो FSSAI कैन रिलीज अ नोटिफिकेशन इन दैट सिनेरियो टू द स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर्स, और स्टेट फूड कमिश्नर्स के पास पूरी अथॉरिटी होती है फर्दर एक्शन लेने की। सो यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट सेक्शन 38 ऑल्सो सेज अबाउट द सेम थिंग कि इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है इफ द फूड अपीयर्स टू बी अडल्ट्रेटेड, राइट। तो बिलीफ के आधार पर काम नहीं चलेगा।
सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कॉफ़ी ग्रोअर्स हेजिटेंट टू सेल। जो कॉफ़ी ग्रोअर्स हैं वो अपना जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं यानी जो फाइनल प्रोड्यूस है उसको बेचने से कतरा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि रिसेंटली जो कॉफ़ी के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। कॉफ़ी प्राइसेस सीज अ डाउनफॉल। सो कौन सी कॉफ़ी की बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है अरेबिका के बारे में। सो अरेबिका कॉफ़ी जो है उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं रिसेंटली, और जिससे क्या होगा कि जो ग्रोअर्स हैं यानी जो फार्मर्स जो हैं उनके ऊपर दिक्कत एक ये आ जाएगी कि उनको जो दाम मिलना चाहिए था वो दाम मिलेगा नहीं, जिस वजह से जो नेक्स्ट सीज़न होगा, नेक्स्ट सीज़न में वो क्या पता इतनी प्रोडक्शन ना करें। तो कहने का यहाँ पर मेरा मतलब ये था कि अगर इस सीज़न में सपोज प्रेजेंटली इफ द क्रॉप फॉल्स और द प्राइसेस फॉल्स, यदि इस साल प्राइस गिरता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो फार्मर्स हैं वो अगले साल प्राइस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल भी प्राइस जो है कम ही रहे, तो क्या पता वो इतना प्रोडक्शन ना करें, तो पॉसिबली जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूस कम होने की वजह से प्राइसेस दोबारा बढ़ सकते हैं। यानी इस साल बेशक प्राइसेस कम हैं और नेक्स्ट ईयर प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। सो एक चीज़ और आप समझिए, एक तो ये बात थी जो मैंने अभी आपको समझाई कि किस तरीके से इकोनॉमी में सिस्टम काम करता है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि 16,000 रुपये प्रति 50 किलो का बैग सेल हो रहा है। ठीक है। तो अगर आप किसी फूड बिजनेस में हैं जो कॉफ़ी प्रोसेस करता है तो वहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि किसी भी फूड बिजनेस को, तो ऐसे फूड बिजनेस को किस समय कॉफ़ी को प्रोक्योर करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ का आपको आइडिया लग जाएगा कि इफ़ यू आर मेकिंग सम प्रोडक्ट from the coffee beans, then it would be a right time for you to procure the coffee beans, or you can also wait for some time to procure the coffee beans. ठीक है। तो अभी प्राइसेस इतने आ गए हैं जो कि अक्टूबर में इतने थे, एंड सिमिलरली अरेबिका चेरी प्राइसेस हैव डिक्लाइंड फ्रॉम दिस प्राइस टू दिस प्राइस। ठीक है। ये जो चेरीज मतलब जो प्रोसेस करने से पहले यानी ड्राइंग करने से पहले की जो सिचुएशन होती है, या फिर जो प्लांट्स के ऊपर जो कॉफ़ी बीन्स रहते हैं तो उनको चेरीज बोला जाता है। ठीक है। So the next is that impact of economy. So Mandana said 25% of the Arabica crop has been harvested so far. सिर्फ इतना ही कॉफ़ी बीन अभी तक हार्वेस्ट किया गया है, मतलब प्लांट से ऑब्टेन किया गया है। अभी 75% अभी बाकी है। द हार्वेस्ट पेस वॉज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड एज द राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अनइवन। राइपनिंग सही से नहीं हो पा रही है ड्यू टू अनटाइमली रेन डिले, कि इस समय रेन में काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ होगा, रेन्स यानी बारिश सही से नहीं हुई होगी, जिस वजह से जो मैच्योरिटी आनी चाहिए थी इन चेरीज़ में, कॉफ़ी चेरीज़ में, वो उतनी नहीं आ पाई, जिस वजह से अभी हार्वेस्टिंग पूरी नहीं हुई है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज दैट कॉफ़ी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सेड एक्सपोर्ट डिमांड इज स्लो फॉर अरेबिका बट गोज फॉर रोबस्टा चेरी ड्यू टू द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन इन द यूएस एंड यूरोप। इसका मतलब ये है कि क्योंकि प्रोडक्शन कम हुई है और इंडियन डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमने एक्सपोर्ट्स को कम कर दिया है, यानी जो अरेबिका कॉफ़ी है उसको कम कर दिया है। बट जो रोबस्टा कॉफ़ी है उसका अभी भी मार्केट में डिमांड है, जो फॉरेन मार्केट है यानी यूएस और यूरोप की। क्यों? क्योंकि जो रोबस्टा की क्वालिटी है वो अरेबिका के मुकाबले में काफ़ी अच्छी होती है। तो वहाँ की ये जो कंट्रीज़ हैं यानी यूरोपियन और यूएस जो है वो अमीर कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ के लोग दे कैन अफोर्ड द रोबस्टा कॉफ़ी। तो इसलिए ये आपको चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है। तो अरेबिका, रोबस्टा आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो कॉफ़ी है इनमें क्या-क्या अंतर होता है। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू द अरेबिका द बिटवीन द अरेबिका एंड द रोबस्टा, सो यू कैन रेफर शकुंतला माने बुक।
एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आपको एक चीज़ें ये समझनी चाहिए कि किस समय प्रोक्योर की जाए चीज़ें, कि अगर आप सपोज़ बिज़नेस डिसीज़न ले रहे हैं अपने एमडी के साथ, तो आप इस तरह की चीज़ें उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू प्रोक्योर द कॉफ़ी बीन्स, राइट? सो तो आज के लिए सिर्फ इतनी ही न्यूज़। अभी कल मिलेंगे हम फिर से कुछ नई न्यूज़ के साथ। ओके, सो बाय बाय।